नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है गढ़वाल का परमार वंश। तो देखिए, जब कत्यूरी शासन विभक्त हुआ था पूरे उत्तराखंड में, बल्कि उत्तराखंड इसका कुछ, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, यूपी बिजनौर हिस्सा, तो ये संपूर्ण उत्तराखंड जो था वह किसके अधीन था? कत्यूरों के अधीन था। ठीक है, यहाँ पे कत्यूरी शासक थे, परंतु कत्यूरी जो थे बाद में कुछ टुकड़ों में बट गए थे, यानी कि हर छोटा छोटा क्षेत्र जो है वह अलग अलग कत्यूरी शासकों ने, या फिर हम कहें तो सामंतों ने अपने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, इसको हम कहते हैं कत्यूरों में अराजकता का शासनकाल। यानी कि हर छोटे छोटे क्षेत्र में जो वहाँ के सामंत थे, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र मान के वहाँ पे अपना शासन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही कुमाऊं से यहाँ पे सोमचंद ने किस वंश का, ठीक है, सोमचंद ने हमारा चंद वंश आरंभ किया। ये भी कत्यूरी शासक, इसने कत्यूरी शासक की पुत्री से, ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह कर यहाँ पे चंपावत में चंद वंश की स्थापना की, जिसको हम अपने पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में हम चंद वंश को अच्छे से देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गढ़वाल के परमार वंश की। जैसे चंद्रवंश की स्थापना हुई थी, वैसे ही 888 ईस्वी में यहाँ में जो चमोली है, चमोली के चांदपुरगढ़ से, कहाँ से? चांदपुरगढ़ से गढ़वाल में परमार वंश का उदय हुआ। ठीक है, तो गढ़वाल में घूमने के लिए एक राजा आया था, जिसका नाम था कनकपाल, जैसे कि हमारा सोमचंद आया था। ठीक है, तो कनकपाल जो है, बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि यह धारा नगरी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां का परमार वंश था, और यहाँ पे जो है धाम की यात्रा के लिए आया था। और यहाँ पे इसकी जो मुलाकात है वह कत्यूरी शासक भानु प्रताप से हुई, और भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह इससे करा दिया। ठीक है, और इसने यहाँ पे जो हमारा चमोली है, चमोली के चांदपुरगढ़ से अपनी चांदपुरगढ़ को अपनी राजधानी बनाकर वहां से अपना शासन शुरू किया। यानी कि गढ़वाल में परवार वंश का एक तरीके से उदय यहीं से हुआ था। ठीक है, कनकपाल के लिए बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि यह मालवा क्षेत्र का था, और कई लोगों का मानना है, या कई इतिहासकारों का मानना है कि यह धारा नगरी का था। ठीक है, तो कनकपाल ने उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से अपना क्या किया, गढ़ परमार वंश का एक आरंभ किया, जिसके बाद अनेक शासक आते गए और उन्होंने वहां पे शासन करना शुरू किया। ठीक है, जैसे अभी तक मैंने बताया था कि छोटे छोटे क्षेत्रों में लोग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, वैसे ही कनकपाल ने ही चांदपुरगढ़ से अपना शासनकाल शुरू किया था, उसको अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसके बाद जो अन्य शासक आए उनके बारे में ऐसी जानकारी मिलते नहीं है। तो जिन जिन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और जो इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के हिसाब से, उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो कनकपाल के बाद जो अगला शासक आया वह आया 24वां शासक सोनपाल। ठीक है, जो 1 से 23 तक के बीच में है वह इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, और उनके बारे में वो जानकारियां नहीं मिलती है। तो आप लोगों को जो मेन मेन है वही देखते हैं हम। ठीक है, तो सोनपाल का शासन रहा 1243 से 1250 ईस्वी तक। ऊपर हम कनकपाल में ये चीज भूल गए हैं। तो कनकपाल ने यह शासनकाल कब आरंभ किया था? 888 ईस्वी में जो है गढ़वाल में परमार वंश का, यहाँ पे, या गढ़वाल में परमार वंश का जो उदय है वह किया था। तो पूछता है गढ़वाल में परमार वंश का उदय कब हुआ था? तो 888 ईस्वी में हुआ था। तो सोनपाल का शासनकाल कब रहा? 1243 से 1250, यानी कि करीबन 7 साल इन्होंने यहाँ पे क्या किया? शासन किया। ठीक है, तो इसको क्या है, अजयपाल का पूर्ववर्ती शासक माना जाता है, या फिर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, अजयपाल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। अजयपाल का पूर्ववर्ती शासक किसको माना जाता है? तो वह माना जाता है सोनपाल को। ठीक है, सोनपाल ने एक अच्छा कार्य किया था, या फिर एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वह इसकी यह है कि इसने जो भिलंग घाटी है उसको अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि चांदपुरगढ़ से अपनी राजधानी इसने कहाँ स्थानांतरित कर दी? भिलंग घाटी में, जिसे हम सोनी भिलंग नाम से भी जानते हैं, या सोनी भिलंग उसको कहते थे।
ठीक है। इसी के साथ साथ 1200 के ईस्वी में आपको पता होगा कि कुमाऊं और गढ़वाल में खस शासकों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो सोनपाल ने इन खस राजाओं को क्या किया, पराजित किया था। ठीक है, चंद्रवंश में हमने खस राजाओं के आक्रमण के बारे में पढ़ा था। तो वैसे ही सोनपाल ने ही गढ़वाल में परमार जो खस शासक थे उनको क्या किया, पराजित किया था। सोनपाल के बाद जो अगला इंपोर्टेंट शासक है वह है 28वें नंबर का लखनदेव, या फिर कई जगह पे इसे लसण देव नाम से भी जाना जाता है। तो इसका शासनकाल रहा 1310 से 1333 ईस्वी, यानी कि 30-32 साल इसने क्या किया, यहाँ पे शासन किया। ठीक है, इसके काल में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बस ये है कि यह पहला शासक बना या पहला परमार शासक बना जिसने अपनी ताम्र मुद्राएं जारी की। ठीक है, तांबे की जो मुद्राएं हैं या सिक्के हैं वह इसने क्या किए, जारी किए, जो अभी भी टिहरी के पुराना दरबार संग्रह में अभी भी रखे गए हैं। ठीक है, इसी के साथ यह भिलंग घाटी का स्वतंत्र राजा भी था, पहला स्वतंत्र राजा। ठीक है, जो भिलंग घाटी में इन्होंने राजधानी शिफ्ट की थी, उससे पहले के जो राजा थे वह क्या करते थे, अपना कर देते थे। जैसे मैंने चंद शासक में बताया था आपको कि जो बड़े शासक थे उनको क्या देते थे, कर देते थे, परंतु लखनदेव जो था वहां का स्वतंत्र राजा बन गया और उसने सभी को, जो अपने ऊपर के राजा थे, उनको कर देने से मना कर दिया, यानी कि यह क्या हो गया, यहाँ पे स्वतंत्र राजा हो गया। 28 के बाद 29वां शासक आया अनंतपाल, जिसका शासनकाल रहा 1333 से 1354। ठीक है, लगभग 21 साल ये क्या रहा, शासक रहा। और इसके में सिर्फ इंपॉर्टेंट यही है कि यह प्रथम भिलंग शासक था जिसका क्या मिला, हमें अभिलेख मिला। ठीक है, मुद्राएं और अभिलेख दोनों अलग अलग हैं। देखिए, मुद्राएं क्या हैं, सिक्के हैं, जैसे अभी 1-2 के सिक्के चल रहे हैं, उस समय तांबे के, सोने के या फिर चांदी के सिक्के चलते थे। और जो अभिलेख है वह होता है किसी पत्थर पे किसी चीज को गुदवाना या अपनी कुछ भी जो स्थिति है उसको लिखवा के वहां पे स्थापित करना, वह क्या कहलाता है, हमारा अभिलेख कहलाता है। किसी बड़े पत्थर में कोई भी चीज लिखना, ये क्या है, हमारा अभिलेख है। ठीक है, और जो सिक्के होते हैं वह क्या है, हमारा मुद्राएं हैं। ठीक है, तो प्रथम भिलंग शासक जिसका अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है, और अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, धारसिल अभिलेख, जो कि 1355 ईस्वी का है, वह इसी शासक का है। ठीक है, इसके बाद आया हमारा अगला शासक 33वां शासक आसलदेव। आसलदेव का जो शासनकाल रहा वह 1433 से 1442 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, और आसलदेव ने भिलंग से जो राजधानी थी अपनी, ठीक है, उसको पुनः कहाँ पे स्थापित कर दिया, चांदपुर गढ़ स्थापित कर दिया। ठीक है, यानी कि जो भिलंग थी उससे वहां पे अपनी राजधानी उसको दोबारा से कहाँ ले आया, चांदपुर गढ़ ले आया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला शासक आया जगतपाल। जगतपाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जगतपाल के समय पे क्या हुआ था कि जो यह पहला परमार शासक है जिसका क्या है, ताम्रपत्र। ठीक है, जैसे हमने शिलालेख की बात की और ताम्र मुद्रा की बात की, वैसे ही होता है हमारा ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या होता है, एक तांबे का ऐसे पन्ने जैसा होगा जिसमें खरोच के जो चीजें होती हैं वह लिखी जाती हैं। ठीक है, अमुने शासक ने ये किया, यानी कि मुख्यतः जो शासक की तारीफ थी या शासक की अचीवमेंट थी, हम कह सकते हैं कि शासक की अचीवमेंट थी, उनको वहां पे लिखा जाता था। तो जगतपाल का जो ताम्रपत्र है, और जगतपाल पहला शासक है जिसका ताम्रपत्र हमें प्राप्त होता है। और कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये हुआ है रघुनाथ मंदिर, जो कि देवप्रयाग में स्थित है, वहां से प्राप्त हुआ है। और इसमें जो सन मुद्रित है वह कितने का है, 1455 ईस्वी का ये ताम्रपत्र है। ठीक है, और इसी ताम्रपत्र में जो है कनकपाल के संस्थापक होने की पुष्टि भी मिलती है। इसमें लिखा है कि कनकपाल ने जो है परमार वंश का यहाँ पे क्या किया था, उदय किया था। तो यहाँ से परमार वंश परमार वंश के संस्थापक होने की पुष्टि मिलती है। पूछ लेगा सवाल यूके 888 में कि कनकपाल के संस्थापक होने की पुष्टि किस ताम्रपत्र से मिलती है, तो किससे मिलती है, हमारा रघुनाथ मंदिर में प्राप्त ताम्रपत्र से। और किसका है ये, जगतपाल का ताम्रपत्र है। ठीक है, 34 के बाद अगला शासक जो महत्वपूर्ण है वह है 37वां अजयपाल। और अजयपाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है गढ़वाल में परमार वंश का
एक बहुत ही जो शासक रहा, इसकी जो तुलना है वह अशोक से भी की जाती है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है ये गढ़वाल की दृष्टि से, गढ़वाल में परमार वंश की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और यहाँ से सवाल जो है अधिकतर आएंगे हमारा। ठीक है, तो अजय पाल ने जब 1490 से 1519 तक इसका शासन रहा, सबसे पहले 1491 ईस्वी में ही इसने जो चंद शासक था कीर्ति शाह यहाँ पे आक्रमण किया और इसमें यह क्या हुआ, पराजित हुआ, इसको पराजित मिली। इसके बाद इसने अगले ही साल पुनः 1492 ईस्वी में कुमाऊं में फिर से आक्रमण कर दिया और इस बार इसने जीत प्राप्त की और जिसके बाद चंद शासक कीर्ति शाह और इसके बीच देवघाट सीमा का निर्धारण हुआ, यानी कि एक सीमा बना दी इन दोनों ने कि ये क्या है, कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा है जिसे देवघाट सीमा कहा इन्होंने। और यहाँ से जो उधर का शासक है वह क्या कहलाएगा, कुमाऊं शासक, और इधर का गढ़वाल शासक यानी कि यह अजयपाल के अंदर है और ये जो कीर्ति शाह है उसके अधीन रहेगा। ठीक है, इन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी। किसके साथ निर्धारित की, कीर्ति चंद के साथ इन्होंने निर्धारित की और किसने की, अजय पाल ने। ठीक है, 1492 ईस्वी में। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि कत्यूरियों के शासन के समय पे ही गढ़वाल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लग गया था। यहाँ पे जो कुमाऊं है, कुमाऊं में चंद शासकों ने धीरे धीरे उसको पिरोना आरंभ किया। ठीक है, एक शक्ति बनाया। वैसे ही गढ़वाल जो था वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया, 52 गढ़ों में विभाजित हो गया, यानी कि 52 छोटे छोटे क्षेत्र क्या थे, यहाँ पे स्वतंत्र थे। 52 छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा अपने आप को स्वतंत्र कहते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, सभी पे क्षेत्रों पे आक्रमण करके इन 52 गढ़ों का इसने क्या किया, एकीकरण किया, यानी कि उन 52 गढ़ों को जीत के उसने अपने शासन में मिला लिया। और इसी के बाद जैसे ही 52 गढ़ हमारे एकत्रित हो गए, एक हो गए, उसके बाद ही 1515 ईस्वी में गढ़वाल नाम जो है अस्तित्व में आया गढ़वाल के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार कि गढ़वाल जो है, गढ़वाल या गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया, तो 1515 ईस्वी में आया और किसके समय आया, अजयपाल के समय पे। ठीक है, और सवाल ये भी पूछता है कि 52 गढ़ों का एकीकरण किसने किया था गढ़वाल में, तो 52 गढ़ों का एकीकरण किया था अजयपाल ने। ठीक है, तो अजयपाल ने जो है अपनी राजधानियां परिवर्तित की। जब चांदपुरगढ़ राजधानी थी, ठीक है, तो इसने चांदपुरगढ़ से 1552 ईस्वी में अपनी राजधानी स्थानांतरित की देवलगढ़ में। ठीक है, इसके बाद 1517 ईस्वी में देवलगढ़ से इसने श्रीनगर अपनी राजधानी स्थानांतरित की और इसके बाद जो आगे शासक हैं उनकी अधिकतर जो राजधानी है वह कौन सी रहेगी, हमारा श्रीनगर ही रहेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ इसने अपनी जो देवलगढ़ की राजधानी थी वहां पे एक राजभवन का निर्माण करवाया जब वहां पे राजधानी थी, और उस पे अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, पूछेगा कि परमार वंश की कुलदेवी कौन सी थी, तो परमार वंश की कुलदेवी थी राजेश्वरी, जिसे हम नंदा के नाम से भी जानते हैं, नंदा सुनंदा, जिसकी 12 साल की यात्रा है, उसी को राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये गढ़वाल में परमार वंशों की पहले से ही कुलदेवी रही हैं, कौन, राजराजेश्वरी। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है कि जो भरत कवि हैं, भरत कवि ने मानोदय काव्य में, भरत कवि का एक फेमस काव्य है मानोदय काव्य, इसमें अजयपाल को भीम, युधिष्ठिर, कुबेर आदि नामों से संबोधित किया है। और इसी के साथ साथ इसके जो अन्य नाम है, इसको गढ़वाल का अशोक, मैंने अभी कहा था आपको, इसकी तुलना किससे की जाती है, अशोक से की जाती है। और एक छत्र राजा, महात्मा व गढ़पाल या और गढ़वाल का नेपोलियन आदि नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा कि गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वह किसे कहा जाता है, अजय पाल को। और अशोक से इसकी तुलना इसलिए की जाती है कि जैसे अशोक ने समस्त जो राजा हैं उनको हराकर एक शक्ति बनाई थी, ठीक है, वैसे ही इसने भी समस्त जो गढ़वाल में 52 गढ़ थे उनको हराकर एकीकृत किया। और जैसे अशोक ने जो युद्ध है उसमें युद्ध की परिस्थितियों को देखकर अपना क्या किया, मन बदल दिया और हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया, इसने भी अपने एक युद्ध, अप्पूगढ़ का युद्ध जो कप्पू चौहान के साथ हुआ था इसका,
उस युद्ध के पश्चात इसने क्या किया, अपना जो है युद्ध हमेशा के लिए त्याग दिया। ठीक है, और इसके बाद यह गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी बन गया युद्ध त्यागने के बाद, और देवलगढ़ में इसने सनातन जो सतनाथ पंथ है उसकी स्थापना की। ठीक है, और इसके समय पे एक धूली या धर्मपाथा का प्रचलन इसने किया था, जो कि एक क्या थी, मापतोल प्रणाली थी, जो कि 2 किलो के बराबर जो अनाज है उसकी क्या करती थी, मापतोल करती थी। यानी कि एक मापने की ये क्या थी, तरीका था मापने का किसी अनाज को या किसी भी वस्तु को। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, धूली पाथा प्रथा या फिर धर्मपाथा प्रथा कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल आ रखा है यूके ट्रिपल में कि धूली पाथा या धर्म पाथा का संबंध किससे है, तो किससे है, अजयपाल से। और ये क्या थी, एक मापतोल की पैमाइश थी, यानी कि इससे भी किसी भी अनाज या वस्तु को मापा जाता था। और इसकी यह कितने के बराबर था, यह 2 किलो के बराबर था। ठीक है, जो अजयपाल की धर्मपाथाओं का उल्लेख जो है देवलगढ़ के शिलालेखों में भी मिलता है। इसको परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, जो संस्थापक था वह कनकपाल था, परंतु गढ़वाल का या परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अजय पाल को माना जाता है, क्योंकि इसने ही 52 गढ़ों का एकीकृत कर जो है परमार वंश का एक तरीके से वास्तविक रूप से क्या किया था, इसने परमार वंश का उदय किया था। ठीक है, अजयपाल ने जो खेतों हैं उनके विभाजन के लिए एक ओड़ा भी चलाया था। तो देखिए, आजकल भी आपने देखा होगा कि जो गांव होते हैं उनमें 2 महिलाओं या 2 परिवारों के बीच एक विभाजन के लिए पत्थर डाला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ओड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो विभाजन प्रथा है वह किसने चलाई थी, अजय पाल ने चलाई थी, जिसे अजय पाल का ओड़ा कहते हैं। तो देखिए, प्राचीन समय में भी, प्राचीन समय क्या कहें, आजकल भी जो ओड़ा होता है वह एक महिला क्या कर देती है, अपने साइड जो दूसरी महिला है उसके तरफ को डाल देगी, ये महिला इसको पुनः क्या कर देगी, उसके साइड को कर देगी। तो बहुत सारे विवाद होते थे इस ओड़े को लेके। तो अजय पाल ने क्या किया, इस ओड़े को अपना नाम दिया। ठीक है, उसको क्या कहा गया, अजय पाल का ओड़ा, यानी कि वह पत्थर क्या है, अजय पाल का है। अब उसको कोई भी महिला हिला नहीं सकती है। ठीक है, तो खेतों के विभाजन के लिए इसका उपयोग किया जाता था, और अभी भी वर्तमान में भी अधिकतर खेतों के विभाजन के लिए इस पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसी ने ही कत्यूरियों का जो स्वर्ण सिंहासन है वह अजयपाल ने ही छीना था। ये दीना हो गया, ये दीना नहीं, क्या है, छीना। ठीक है, और इसने जो जात पात व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए सरोला ब्राह्मण की क्या की थी, नियुक्ति की थी। तो पूछ लेगा सवाल, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किस शासक ने या किस परमार शासक ने की थी, तो वह किसने की थी, अजय पाल ने की थी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण परमार वंश के शासकों के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। ठीक है, इसके जो आगे के शासक हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे, जैसे हमने चंद शासक को पढ़ा वैसे ही हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड में जितनी भी हमारी विज्ञप्तियां हैं, कनिष्ठ सहायक और पुलिस, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज को आप लोग जरूर देखिएगा। और इससे पहले हमने चंदवंश को निपटाया है, तो चंदवंश को भी आप लोग अच्छे से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए और उसको अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, ताकि आपकी जो इस साल 2025 में है, या तो आपको पुलिस की वर्दी मिल जाएगी या फिर कनिष्ठ सहायक की एक पद मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से आपने किसी एक को लेना है। इसी के साथ साथ यूके ट्रिपल एससी में बहुत सारे पद अभी आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से सीचपाल है, और हमारा यूकेपीएससी में लोअर पीसीएस की विज्ञप्तियां आने वाली हैं। तो बहुत सारी विज्ञप्तियां आपको 2025 में देखने को मिल जाएंगी। तो अपनी तरफ से यहाँ पे तैयारी बनाए रखें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।